Israel says it's continuing to launch strikes against Iran. Iran has tonight launched retaliatory strikes on Israel. The United States has officially entered the Israel-Iran war. 21वीं सदी की शुरू से ही अमेरिका हमेशा किसी न किसी फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट में शामिल रहा है। ये बात मानना शायद मुश्किल हो, क्योंकि पॉलिटिशियन हमेशा आर्मी को घर वापस लाने और दुनिया में ग्लोबल पीस का वादा करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जब हम देखते हैं कि कौन असल में विनर और कौन लूजर है, तो एक अलग कहानी सामने आती है। जहाँ जंग ज्यादातर लोगों के लिए एक ट्रेजेडी है, वही एक छोटा सा ग्रुप खामोशी से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो डिफेंस कंपनीज जैसे लॉकहीड मार्टिन, आरटीएक्स कॉर्पोरेशन और नॉर्थरॉप ग्रोमन के शेयर्स बहुत ज्यादा ऊपर चले गए। ये कोई एक वाकया नहीं, ये एक बड़ा पैटर्न है। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर इन्वेड किया तो स्टॉक प्राइसेस 35% तक बढ़ गई। 5 जुलाई को जब इसराइल ने वेस्ट बैंक पर राइड किया तो कीमतें तकरीबन 30% दोबारा बढ़ गई, जिससे इन कंपनीज के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स को बिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा हुआ। दरहकीकत 2024 अमेरिकी डिफेंस कंपनीज के लिए अब तक की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ईयर में से एक था, जिसमें इनके शेयर्स में 30% इजाफा हुआ। लेकिन जहां इन कंपनियों ने बहुत पैसा कमाया, वहीं ज्यादातर अमेरिकी स्ट्रगल कर रहे थे। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, इंटरेस्ट रेट बढ़ी हुई थी और हाउस होल्ड बजट दबाव में थे। इसी दौरान मिलिट्री स्पेंडिंग में इजाफा हुआ, लेकिन अंदरूनी मुल्क की प्रोग्राम्स में 63 बिलियन डॉलर की कमी की गई। इससे साफ जाहिर होता है कि जंग कुछ लोगों को अमीर बना रही है, लेकिन आम लोगों या फौज में लड़ने वालों को नहीं। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि कंपनियां कॉन्फ्लिक्ट से अमीर होती है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा सिस्टम काम कर रहा है जो पैसे के बहाव को जारी रखने के लिए बनाया गया है। जंग बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, बस आपके लिए नहीं। आज अमेरिकी बजट का 13% फौज पर खर्च होता है। पहले तो ये जरूरी लग सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट्स को अपनी सिटीजन की हिफाजत करनी होती है, लेकिन अगर आप करीब से देखें तो एक मुख्तलिफ पिक्चर सामने आती है। एक आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम तैयार हो चुका है, जिसमें डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, पॉलिसी मेकर, लोबिस्ट्स और मीडिया शामिल है। ये सिस्टम सिर्फ थ्रेट्स पर रिएक्ट नहीं करता, इस बात को भी शेप देता है कि थ्रेट्स को कैसे देखा जाए और हुकूमत कैसे जवाब दे। इसे समझने के लिए आपको मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को देखना होगा। लॉकहीड मार्टिन, रेथ्यून और नॉर्थरॉप ग्रोमन जैसी कंपनियां नॉर्मल बिजनेस की तरह काम नहीं करती। वो आम लोगों को सेल नहीं करती और न ही ओपन मार्केट में कम्पीट करती है। इसकी बजाय वो बराह रास्त गवर्नमेंट को सेल करते हैं और यूएस गवर्नमेंट बहुत ज्यादा वेपन्स खरीदते हैं। 2023 में उन्होंने अपनी आर्मी पर 877 बिलियन डॉलर से ज्यादा स्पेंड की है, जो अगले 9 ममालिक के मजमूई खर्चात से भी ज्यादा है। इस रकम का आधे से ज्यादा प्राइवेट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर को गया। जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट जीतता है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। किसी भी बिजनेस की तरह वो डिमांड पर डिपेंड करते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में डिमांड कॉन्फ्लिक्ट के साथ बढ़ती है। ये डिमांड सिर्फ वॉर जोन से नहीं आती, इसी मीडिया की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट की रिपोर्टिंग से भी शक्ल मिलती है। एक सेहतमंद ओपन मार्केट में, जैसे रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री, कंपनियां बेहतर प्रोडक्ट कम प्राइस पर पेश करने के लिए कम्पेयर करती है। अगर कोई रेस्टोरेंट ज्यादा टेस्टी, हेल्थियर या चीपर फूड बनाता है तो कस्टमर अपना बिजनेस देखकर उन्हें इनाम देंगे। लेकिन डिफेंस इंडस्ट्री मुख्तलिफ है। ये कंपनियां लोगों को खाना खिलाने के लिए कम्पीट नहीं करती। इनका गोल कस्टमर सेटिस्फिकेशन नहीं, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट है। दुनिया जितनी ज्यादा अनस्टेबल होगी, उन्हें इतनी ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। लॉकहीड मार्टिन ने 2024 के शुरू में अपने सेल्स में 14% का जंप देखा, इसराइल में इसकी मिसाइल सिस्टम की डिमांड की वजह से। और ये कोई एक आइसोलेटेड केस नहीं। यूक्रेनी जंग के बाद अमेरिकी हुकूमत ने 80 बिलियन डॉलर का इजाफी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जारी की, जो सब सीधे प्राइवेट कारपोरेशन को गए। ये कंपनियां जंग, इंस्टेबिलिटी और पीयर से पैसे कमाती है। अगरचे बहुत सी इंडस्ट्रीज फायदा उठाती है जो बुरी चीजें होती है, ये मुख्तलिफ है। डिफेंस कंपनियां सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट का इंतजार नहीं करती, वो हर साल गवर्नमेंट पर अरबों डॉलर लॉबिंग पर खर्च करते हैं ताकि मजीद वेपन्स फरोख्त कर सके। अकेले 2022 में डिफेंस सेक्टर ने वाशिंगटन में लॉबिंग पर 130 मिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च किए, जो हर दिन $3,50,000 से ज्यादा बनता है। ये लॉबिंग बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है। सिर्फ व्हाइट हाउस के स्टाफ को देखें,
मार्क एस्पर जो ट्रम्प के अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे, रेती उनकी एक टॉप लुपेस रह चुके हैं। ये नया नहीं, पेंटागन की 50% से ज्यादा सीनियर ऑफिसर्स गवर्नमेंट छोड़ने के बाद डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करने जाते हैं। इनका गोल गवर्नमेंट को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स पर बहुत ज्यादा स्पेंड करवाना है। ये सिर्फ बराह रास्त लॉबिंग नहीं है, एक अपने आप पॉलिटिकल सिस्टम में गहराई से शामिल है, कैंपेन से लेकर थिंक टैंक्स और मीडिया तक। ये एक साइकिल है। डिफेंस कंपनियां पॉलिटिशियन को फंड देती है, वो पॉलिटिशियन फौजी बजट में इजाफे के लिए वोट देते हैं। कंपनियां बड़ी कॉन्ट्रैक्ट्स जीतती है और फिर मजीद पैसा पॉलिटिशियन को भेज देती है। अगर कोई जंग वाकई शुरू हो जाए तो ये इनके लिए एक जैकपॉट है। इस प्रोसेस की वजह से गुज़श्ता चंद दिहाइयों में मिलिट्री स्पेंडिंग में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एडजस्ट किया जाए तो 2000 के दिहाई के शुरू में अमेरिका अपने आर्मी पर तकरीबन $400 बिलियन खर्च कर रहा था। आज ये तादाद तकरीबन दुगनी होकर $700 बिलियन हो गई है। यह अमेरिकी बजट का इतना नॉर्मल पार्ट बन गया है कि ज्यादातर लोग इसे बमुश्किल ही नोटिस करते हैं, लेकिन जो लोग इसे नोटिस करते हैं तो उसे अक्सर ये कहकर जस्टिफाई किया जाता है कि एक मजबूत आर्मी मुल्क को सेफ रखती है, लेकिन ये मरकजी प्रॉब्लम को तब्दील नहीं करता। जब प्रॉफिट का ताल्लुक कॉन्फ्लिक्ट से हो तो इसके पीछे की मोटिवेशंस खतरनाक हो सकते हैं। अगर स्टेबिलिटी का मतलब कम अर्निंग है और अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रेवेन्यू लाती है तो ये सिस्टम मुअस्सर तरीके से काउस को इनाम देता है, और ये अभी हो रहा है। इसराइल और ईरान के दरमियान टेंशन बहुत ज्यादा है। ईरान ने इसराइली पोजीशन पर ड्रोन स्ट्राइक किए थे और इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में टारगेट एयर राइड्स किया था, और अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया था, और इसके नतीजे में डिफेंस ताक दोबारा बढ़ गए थे। रेतियोन जो इसराइल के आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर बनाता है, सिर्फ चंद हफ्तों में 18% तक बढ़ गया था। फ्लंटियर एक डेटा एनालिटिक फर्म जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज करती है, उन्होंने अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम में रातों रात 3 गुना इजाफा देखा, और ये सिलसिला जारी है। हर लॉन्च किया गया मिसाइल, हर डिप्लॉय किया गया ट्रूप्स और हर ओवरसीज बेस डिफेंस कंपनी के लिए प्रॉफिट को ऊपर ले जाता है। और ये सिर्फ अमेरिका नहीं है, क्योंकि ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग रिकॉर्ड हाई पर पहुंच रही है। फ्रांस, चाइना और इसराइल से वेपन एक्सपोर्टर भी बहुत ज्यादा गेन देख रहे हैं, क्योंकि ममालिक एक वोलेटाइल वर्ल्ड में मजीद वेपन खरीदने की दौड़ में है। हेडलाइंस और स्टॉक मार्केट सर्च से हटकर इस सिस्टम का एक खामोश नतीजा है जो तकरीबन हर किसी को मुतासिर करता है, लेकिन इस पर बहुत कम बात की जाती है। जंग और इसके इर्द गिर्द की फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर नाकाबिल यकीन हद तक एक्सपेंसिव है। अमेरिकी बजट का तकरीबन छठा हिस्सा अब आर्मी पर खर्च होता है, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की सबसे बड़ी कैटेगरी है। तकरीबन एक अमेरिकी शहरी अब हर साल सिर्फ फौज पर $2,800 से ज्यादा अदा करता है, और ये इसकी एक वजह है कि दुनिया के सबसे अमीर मुल्क में रहने के बावजूद बहुत सी अमेरिकी बेसिक नेसेसिटीज जैसे हाउसिंग, एजुकेशन और प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशन को खरीदने के लिए स्ट्रगल करते हैं। मिलिट्री स्पेंडिंग की ढांचे ने ऐसा इकोनॉमिक लॉ बना दिया है जहाँ अवामी पैसा मुसलसल चंद फर्मों और शेयर होल्डर को जाता है। आम टैक्स पेयर कॉन्ट्रैक्ट्स को फंड करते हैं, डिफेंस कंपनियां रेवेन्यू जमा करते हैं, और ज्यादातर सबसे ज्यादा वेल्थी लोग प्रॉफिट कमाते हैं। और रियलिटी ये है कि ये सिस्टम खामोशी से एक छोटी और अच्छी तरह से जुड़े हुए ग्रुप की इंटरेस्ट की खिदमत के लिए तैयार हुआ है। लिहाजा जब जंगी होती रहती है तो कंपनियां जीतती रहती है। ये पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, ये इस बारे में कि सिस्टम कैसे बना है, और ये इनके लिए अच्छा है। जब तक ये वजूहात अपनी जगह पर रहेंगे ये साइकिल जारी रहेगा। एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और इस तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।